friends, welcome to our channel Social at Ease. Now we are going to continue the part 9 and today's topic is visualizing the nation. मेनली हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से जो अलग अलग राष्ट्र बने थे, अलग अलग नेशंस बने थे, तो उन्होंने अपनी मातृभूमि को किस तरह से एक मानव का रूप दिया। अब जैसे हमारे यहाँ भारत माता होती है, इसी तरीके से अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग सिंबल्स होते हैं, अलग अलग देवियों को वहाँ माना जाता है, तो उन देवियों को एल्गरी कहते हैं। एल्गरी इज डिफाइंड एज when an abstract idea, freedom, liberty, greed is expressed as a person or thing. जब हमारे जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं, मतलब जो हमारे मन के जो भाव होते हैं, चाहे वो आज़ादी हो या फिर लिबर्टी हो या फिर जो लालच हो, उसको जब हम किसी एक पर्सन की तरह डिग्निफाइड करते हैं या फिर किसी एक चीज़ की तरह सिग्निफाइड करते हैं, उसको एल्गरी कहते हैं। अब जो एल्गरी उसके मेन 2 एग्जाम्पल्स हमें दिए हैं, जर्मेनिया एंड मारियानी। जो जर्मेनिया वो किसकी एल्गरी है, जर्मनी की, और जो मारियानी वो किसकी एल्गरी है, फ्रांस की। अब जो जर्मेनिया थी उसने काफ़ी सारी चीज़ें पहन रखी, जैसे कि ब्रोकन चेन, ब्रीस्टप्लेट विद ईगल, क्राउन ऑफ ओक लीव्स, स्वर्ड। तो ऐसा नहीं बस उनको ऐसे लगा दिया, हर चीज़ का अपना अपना मीनिंग होता है, तो उन सिंबल्स का भी अपना अपना मीनिंग है। जैसे कि जो ब्रोकन चेन है, आपको देखिए ब्रोकन चेन का मतलब क्या होता है, आज़ादी, फ्रीडम। ब्रीस्ट प्लेट विद ईगल, ईगल क्या है, स्ट्रेंथ का सिंबल है, तो ये भी स्ट्रेंथ के लिए आता है। क्राउन ऑफ ओक लीव्स, ओक जो मतलब एक पेड़ होता है, उसकी जो पत्तियों का एक क्राउन बनाता है, वो किसके लिए सिंबल है, हीरोइज्म के लिए। स्वर्ड किसका सिंबल है, रेडीनेस टू फाइट के लिए, कि वो लड़ाई करने के लिए तैयार है। ये सिंबल्स 1 मार्क के लिए आप पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको भी प्रिपेयर करें। जो ऑलिव ब्रांचेस थी, ऑलिव ट्री की जो ब्रांचेस थी स्वर्ड के अराउंड, वो किसका सिंबल थी, शांति का। इसका मतलब है कि वो भी तैयार हैं औरों के साथ शांति से रहने के लिए। ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर किसका सिंबल है, उनके नेशनल फ्लैग का। रे ऑफ राइजिंग सन किसका सिंबल है, बिगनिंग ऑफ न्यू वर्ल्ड, कि वो भी नए राष्ट्र को या फिर नए ज़माने के साथ चलने के लिए तैयार हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद और इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद। अब जब राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है, तो जो इम्पीरियलिज्म होता है वो डिक्रीज़ होता है। इट मीन्स कि जैसे जैसे लोगों में अपने राष्ट्र के प्रति जब वो भावनाएं उमड़ती हैं, आता है कि अब हमें अपना राष्ट्र बनाना है, तो जो साम्राज्य किसी भी राज्य का चल रहा होता है वो उस वक्त घटता है। अब मेनली हमें पता है कि साम्राज्य में कॉलोनियल आता है, अलग अलग जो लोग थे वो कॉलोनीज़ बनाते हैं अलग अलग जगहों पर जाके। मेनली हम इसमें ब्रिटिशर्स को देखते हैं कि ब्रिटिशर्स की कितनी सारी कॉलोनीज़ थी, वो इंग्लैंड में रहते थे, इंडिया उनकी कॉलोनी थी, तो उनकी कितनी सारी कॉलोनीज़ थी। तो इसी तरीके से जब हमारी कंट्री में भी अगर हम एग्जांपल लें, जब राष्ट्र भाव स्टार्ट हुआ, लोगों में आया कि अब हमें नेशनल को, अपने नेशन को सबसे पहले रखना है, नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ, तब इम्पीरियलिज्म डिक्रीज़ हुआ। बाल्कन जो कंट्रीज़ है, मतलब इसमें हम मेनली बाल्कन के बारे में देखेंगे। बाल्कन जो उसमें आज की कुछ कंट्रीज़ जो ये सब है वो इंक्लूडेड थी। अब ये काफ़ी सारी जो कंट्रीज़ हमें लर्न करनी पड़ती है, तो इसके लिए मैंने ट्रिक खुद बनाई थी अपनी, जैसे कि राजा बनाए आज गाजर मूली, इस तरह से आप करके सब कंट्रीज़ का नाम लिख के याद कर सकते हो। इसमें मेनली रोमेनिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो, तो ये सब जो कंट्रीज़ थी ये सब बाल्कन के अंडर में आती थी। अब जो बाल्कन रीजन था, हमने देखा कि उसमें कितनी सारी कंट्रीज़ थी, तो ये जो मेन सोर्स ऑफ टेंशन बन चुका था कब, 1871 के दौरान। अब जो यहाँ पे जो लोग रहते थे उन्हें क्या कहते थे, स्लैव्स कहते थे, क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रीज़ के लोग थे, रोमेनिया के थे, बुल्गारिया के थे। ये कंट्री डिवीज़न तो बाद में हुआ, उससे पहले तो सब बाल्कन का ही रीजन था ही पूरा का पूरा। तो यहाँ पे जो लोग रहते थे उन्हें स्लैव्स कहते थे। और तीसरी बात, ये जिसके रूल के अंडर में थे वो तो ऑटोमन एम्पायर, मीन्स यहाँ पे मुस्लिम एम्पायर का रूल था। अब जो हमने देखा कि यहाँ पे इतनी अलग अलग वेरियस जो कंट्रीज़ के लोग थे, मतलब जो अलग अलग कल्चर ही होगा उनका, तो जब वो सब लोग रहने लगे तो उनकी स्टार्ट में क्या हुआ, उन्हें फ्रीडम चाहिए थी। अब वो स्ट्रगल करने लगे फ्रीडम के लिए और नेशनलिज्म के लिए। क्यों, फिर ऐसा हुआ तो अलग अलग कंट्रीज में ब्लास्ट होने शुरू हो गए, मीन्स सबको अपनी अपनी फ्रीडम चाहिए थी। सब आगे आए, कहा कि अब हमें ऑटोमन एम्पायर से फ्रीडम मिलनी चाहिए।
अब ऐसा हुआ कि उन्हें फ्रीडम मिल गई, डिप्लिशमेंट हो गया किसका, ऑटोमन एम्पायर का। तो जब ऐसा हुआ तो हर एक कंट्री एक्सटेंड हो रही थी, तो इस चक्कर में अपनी जो बाउंड्रीज थी उन्हें इंक्रीज़ करने की जेलसी के चक्कर में जो बाउंड्रीज थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती गई, जिस चक्कर में लोगों में लड़ाई बढ़ती गई कि हमें इतनी बाउंड्रीज चाहिए, हमें इतनी बाउंड्रीज चाहिए, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव रीजन हो चुका था। जब नेशनलिज्म बढ़ता गया, लोगों को अपनी बाउंड्रीज़ के लिए जब लड़ाई शुरू हो गई, तो ये जो कंडीशन थी काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉफिटेबल लगी, जिसमें कि कंट्रीज थी रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रो हंगरी। उन्हें लगा कि ये कंडीशन काफ़ी सही है, अगर हम इस सिचुएशन में बाल्कन्स के अंदर एंटर कर जाते हैं तो उनकी जो बाउंड्रीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि उस वक्त सबको अपने राज्य को बढ़ाने की भगदड़ लगी रहती थी। उन्हें लगता था कि हमें हमारा राज्य बहुत आगे तक लेके जाना था। तो इस वजह से बाल्कन रीजन में भी रशिया ने, जर्मनी, इंग्लैंड ने और ऑस्ट्रो हंगरी को जब लगा कि अभी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंडीशन है कि अब यहाँ पे सब अपने आप में लड़ तो रहे हैं, बस अब हमें लड़कर अपनी बाउंड्रीज़ को एक्सटेंड करना है, तो इन्हें ये भी इस लड़ाई में कूद गए। जब ये सब कंट्रीज़ बाल्कन रीजन में एंटर हुई तो काफ़ी ज़्यादा डेटोरिएशन हुआ लाइफ का, मनी का। अब इसकी वजह से क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 हो गई। लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लास्ट में किस वजह से वर्ल्ड वॉर 1 की स्टार्टिंग हुई। 1914 में ये सब चलता रहा, बाल्कन के अंदर ये सब टेंशन्स इंक्रीज होती रही, जिसकी वजह से क्या रिजल्ट हुआ, वर्ल्ड वॉर 1। सिंपली दिस चैप्टर इज एंडेड। थैंक यू सो मच।